दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में दृष्टि द विजन के आधुनिक भारत के क्लास नोट्स को। दोस्तों तो हमने जो है पिछले वीडियोज में दोस्तों हम कहाँ तक पढ़ चुके थे फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक 2 आपको दिख रहा है ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार, इसमें हमने बंगाल मैसूर पढ़ लिए थे, ठीक है, पिछले वीडियोज में। और दोस्तों अब पढ़ने जा रहे हैं मराठा के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं मराठा के बारे में पढ़ना। दोस्तों अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करेगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए पढ़ते हैं मराठा के बारे में। हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे मराठों के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, मराठा राज्य के जो प्रमुख थे उनका नाम था शिवाजी, ठीक है। छत्रपति तो हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं दोस्तों। छत्रपति का मतलब होता क्या है? छत्र को धारण करने वाला, ठीक है, राजा। दोस्तों पेशवा हम किसे कहते थे? प्रधानमंत्री को हम पेशवा कहते थे, ठीक है ना। और दोस्तों शिवाजी, देखिए अब देखते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी दोस्तों 1627 से 1680 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। इनके 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। दोस्तों संभाजी ने 1680 से 1689 तक और राजा राम ने 1689 से 1730 तक शासन किया था, ठीक है दोस्तों। संभाजी के पुत्र का नाम था साहूजी महाराज, ठीक है, जो कि जेल में बंद थे। इन्हें जो है 1707 ईस्वी में जो है आज़ाद कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई, जो कि नेतृत्व करता थे, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं मराठा राज्य के बारे में। दोस्तों मराठा राज्य जो है वो 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। पहला राज्य है स्वराज क्षेत्र और दूसरा था मुल्क ए कदीम, पड़ोसी क्षेत्र कहते थे, ठीक है ना। दोस्तों स्वराज क्षेत्र के बारे में देखते हैं। देखिए वह क्षेत्र जो पूरी तरह से मराठों के नियंत्रण में था, यानी कि जिस क्षेत्र पर मराठे सत्ताधीन थे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से जो है इस क्षेत्र से सरदेश मुखी नामक कर की वसूली की जाती थी, ठीक है ना। और मराठा सरदारों से लिया जाने वाला जो कर था दोस्तों वो केवल 10% था, ठीक है दोस्तों। सीधे छत्रपति के पास ज़्यादा था जो ये कर लेते थे, जो ये कर लिया जाता था, ठीक है ना, मराठा सरदारों से केवल 10% था। ये सीधे छत्रपति के पास ज़्यादा था कर, ठीक है ना। अब देखिए जो दूसरा विभाजित क्षेत्र था, ठीक है, उसका नाम था मुल्क ए कदीम। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र से जो है चौथ नामक कर वसूला जाता था, ठीक है ना, शक्ति के द्वारा, ठीक है ना। जबकि क्षेत्र पर मराठों का कोई अधिकार भी नहीं था इस क्षेत्र पर, ठीक है दोस्तों। 1/4 जो है चौथ यानी कि 1/4 वसूला जाता था, ठीक है ना। देखिए दोस्तों शक्ति के बल पर राजस्व की वसूली, चौथ कर का विभाजन होता था, ठीक है ना, तथा विभिन्न सरदारों को दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। इस कर से मराठा संघ सामने आया और मराठा में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। चौथ वसूली से मराठा संघ तो बना, परंतु यह शक्ति व पतन दोनों का कारण बना, क्योंकि इसने पेशवा को कमजोर बना दिया। सरदार युद्ध में सहयोग नहीं करते थे, जो मराठों के पतन का कारण बना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए चौथ ये क्वेश्चन क्या है कि चौथ कर मराठों की शक्ति व पतन दोनों का कारण बना, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऊपर जो है इसका आंसर लिखा भी हुआ है। अभी बहुत सारा आपको जवाब मिलेगा बहुत अच्छे से। दोस्तों देखिए साहू जी ने 1707 से 1749 तक जो है इन्होंने शासन किया था। छत्रपति साहू जी ने मराठों का नेतृत्व किया और बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। इसी के साथ पेशवाओं का इतिहास प्रारंभ होता है। राजा राम द्वितीय अंतिम छत्रपति थे, ठीक है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी। दोस्तों दूसरा पॉइंट है बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में मुगलों से समझौता कर विशेष अधिकार प्राप्त किया। इस समझौते को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। तो मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक अधिकार पत्र होता था, ठीक है ना। इस समझौते के तहत क्या हुआ? मराठों के स्वराज क्षेत्र पर राजस्व अधिकारों की मान्यता मुगलों ने दी, ठीक है। दक्कन के राज्यों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मराठों को मिला और आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की सहायता करेंगे, साथ ही 10 लाख रुपए प्रति वर्ष मुगलों को देंगे। उपरोक्त समझौते के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने मराठों से सहायता मांगी तो बालाजी विश्वनाथ एवं खांडेराव दभाजे मराठा सेना दिल्ली पहुंची और इनकी सहायता से सैयद बंधुओं ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर को मारकर नए बादशाह रफ़ी उदर जात को गद्दी पर बैठाया। इसी बादशाह ने मराठा मैग्ना कार्टा संधि पर हस्ताक्षर किया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। देखिए अब देखते हैं दिल्ली लौटने से पहले बालाजी विश्वनाथ का अंतिम कार्य कोल्हापुर का अभियान। चौथ ने विभिन्न मराठा सरदारों को शक्तिशाली संपन्न बनाया किंतु शत्रुओं को बढ़ाया, ये सही बात है, ठीक है।
और फ्रेंड्स देखिए, सरदेशमुखी वैधानिक कर था, विभिन्न मराठा सरदारों ने इसका विभाजन किया ज़्यादा था, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम बाजीराव प्रथम के बारे में, ठीक है ना। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। दूसरा पॉइंट है, बाजीराव प्रथम ने एक विशाल मराठा साम्राज्य के लक्ष्य को घोषित किया और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मराठा झंडा कृष्णा नदी से अटक तक फहराया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही नारे को प्रचारित किया। वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा जानकार था। दोस्तों, बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की मदद की। फलतः छत्रसाल ने बुंदेलखंड के रकुद क्षेत्र जैसे सागर, झांसी व मस्तानी नामक नृत्य की, ठीक है। बाजीराव, अब देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं बालाजी बाजीराव के बारे में। इस पेशवा के समय छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो गई और फिर राजा राम द्वितीय छत्रपति बना और फिर इसके साथ पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि कर शासन के संपूर्ण अधिकार पेशवा में निहित कर दिया। इस तरह पेशवा मराठा राज्य का प्रधान पेशवा बन गया और पूना पेशवा की संधि का केंद्र बना। दोस्तों, बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यह युद्ध मराठों और अफगान शासक के बीच हुआ। मराठों का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ था, जबकि नाम मात्र का औपचारिक प्रधान विश्वासराव था, ठीक है ना, विश्वासराव। युद्ध में मराठे पराजित हुए और दोनों सेनापति मारे गए। पेशवा को इसकी मृत्यु की सूचना इस रूप में मिली थी कि 2 मोती विलीन हो गए। पानीपत के तृतीय युद्ध में जाट नेता सूरजमल शामिल नहीं हुआ और मराठों को अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग भी नहीं मिला। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्ण काशीराज ने किया, ठीक है। मराठों की पराजय के कारण क्या था, आइए जानते हैं। मराठों में आपसी एकता का अभाव था। चौथ, वसूली से मराठों ने अनेक शत्रु पैदा किए, फलतः क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। सैन्य गठबंधन में कमजोरी भी पराजय का कारण बनी, ठीक है दोस्तों। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम ने यह निर्धारित किया कि भारत का शासक कौन नहीं होगा। वस्तुतः मराठे मुगलों से सत्ता छीनकर भारत का शासक होने का दावा कर रहे थे, किंतु पानीपत की पराजय से उनका यह दावा खोखला साबित हुआ। इस तरह युद्ध में अफगानों की विजय ने मराठों का भारत शासक बनने का सपना चूर-चूर कर दिया। फलतः अंग्रेजों के शासन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोस्तों, अब देखते हैं माधव राव फर्स्ट के बारे में, जिन्होंने 1761 से 1772 तक शासन किया। यह एक योग्य पेशवा था। इसने पानीपत की पराजय का दुष्प्रभाव मराठा शक्ति पर नहीं पड़ने दिया। इसी के समय मराठा नेता महादजी सिंधिया के प्रयास से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। माधवराव फर्स्ट की बीमारी की वजह से हुई, ठीक है, जो मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु को पानीपत की पराजय से अधिक घातक माना जाता है। दोस्तों देखिए, पेशवा नारायण राव, इनकी हत्या रघुनाथ राव ने कर दी। अब देखते हैं माधव राय द्वितीय के बारे में। अल्पायु होने के कारण माधव राय द्वितीय के लिए एक जो है 12 भाई परिषद का गठन किया गया, ठीक है, जिसका प्रमुख नाना फडणवीस थे, ठीक है। माधवराव द्वितीय के पेशवा बनने पर रघुनाथ राव असंतुष्ट होकर अंग्रेजों के पास चला गया और उसने सूरत की संधि की और इसी संधि के साथ अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, कौन सा युद्ध हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट। यह युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने माधव राय द्वितीय को ही पेशवा माना, ठीक है। बाजीराव द्वितीय के बारे में देखते हैं, जिन्होंने 1795 से 1818 ईस्वी तक शासन किया। यह अंतिम मराठा पेशवा था। इससे मराठा सरदार होलकर ने चुनौती थी, अतः यह भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया और उनके साथ बेसिन की संधि की। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, जिसने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। बेसिन संधि के प्रावधान निम्नलिखित थे। क्या था दोस्तों? देखिए, पहला था, पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण में रखने की बात स्वीकार की, 26 लाख रुपए देगा, ठीक है ना, स्वीकार किया तथा तो पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया तथा एक सेना जो है पूना में रखने की बात स्वीकार की। इस सेना को खर्च के लिए पेशवा 26 लाख रुपए देगा। दूसरा क्या था? पेशवा ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी। यह संधि मराठों के लिए अपमानजनक थी, अतः अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष शुरू हुआ।
अब दोस्तों देखिए दूसरा भी युद्ध हुआ, आंग्ल भारतीय सेकेंड आंग्ल भारतीय युद्ध 1803 से 1805। युद्ध में विलेजरी ने मराठा सरदारों को अलग अलग पराजित करके उनसे संधियां की और उनसे क्षेत्र प्राप्त किए। घोषले के साथ देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ सुजी अर्जन गांव की संधि और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया, फलतः मराठों को चुनौती मिली। इसी क्रम में युद्ध शुरू हुआ। पिंडारी एक लड़ाकू लूटपाट करने वाले समूह था जो मराठों के सहयोगी के रूप में कार्य करता था। यह लूटपाट कर ब्रिटिश शासन के लिए कानून व्यवस्था की समस्या शुरू करते थे। अतः अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जो मराठा युद्ध में परिवर्तित हो गई। पेशवा को पराजित कर उसने पूना की संधि की गई। इसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर जो है बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट विठ्ठुर भेज दिया गया। इसी के साथ मराठा राज्य पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। दोस्तों आखिर मराठों की असफलता का कारण क्या था ये देखते हैं। पहला था कुशल नेतृत्व का अभाव था। चौथ वसूलने की नीति ने उनके अनेक शत्रु पैदा किए, अतः स्थानीय सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, मराठा संघ के लोगों का आपसी तनाव उनकी असफलता का कारण बना और वैज्ञानिक तकनीक से पिछड़ापन, कमजोर गुप्तचर प्रणाली तथा राष्ट्रीय भावना का अभाव भी असफलता का कारण बना। और पांचवा कारण था सैन्य रणनीतिक कमजोरी। ठीक है दोस्तों, ये तो पढ़ चुके हैं, ये जो है बस उसी को यहाँ पर लिख दिया है। हाँ ये देखिए चौथ का विभाजन हमें पढ़ना है। ठीक है ना, चौथ का विभाजन दोस्तों आइए देख लेते हैं। चौथ का विभाजन विभिन्न मराठा सरदारों एवं अन्य के बीच किया जाता था जो निम्नलिखित है। पहला है मोकाश। चौथ का 66% संबंधित जो है मराठा सरदार को दिया जाता था। चौथ का सर्वाधिक अंश किसको दिया जाता था? मोकाश को। दूसरा दोस्तों बाबती। चौथ का 25% छत्रपति को मिलता था जिसे बाबती कहा गया। ठीक है, तीसरा है सहोतरा। चौथ का 6% पंच सचिव को मिलता था। ठीक है ना। और दोस्तों चौथा है नादगोंडा। ठीक है ना। चौथ का 3% छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था जिसे नादगोंडा कहते थे। ठीक है, देखिए चौथ कर वसूली नीति ने मराठों के अनेक शत्रु पैदा किए, फलतः युद्धों में उन्हें सहयोगी नहीं मिले, फलतः चौथ मराठों के पतन का कारण बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए अभी तो और लिखा हुआ है चौथ के विभाजन के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये उसका आंसर होता है ऊपर वाला। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मराठों के यहाँ गांवों का मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल होता था। यह कर संबंधी एवं न्यायिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो ग्राम भूमि का लेखा जोखा रखता था और इसके नीचे चौगुले होते थे जो कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करते थे। इसके अतिरिक्त गाँव में 12 अटूले बटूले व्यावसायिक समूह यानी कि शिल्पी होते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक जो हम पढ़ चुके हैं मराठों के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जय माता दी आप सभी लोगों को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और शेयर भी जरूर करेगा। अगर आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।